तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में हम बात कर रहे थे। ये सिंगल पॉइंट है, एक ही जगह से काटता है, तो इसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कह देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल है, पार्टिंग ऑफ टूल है, बोरिंग टूल है, नर्लिंग टूल है, और राउंड स्प्लिट डाई है, और टैप सेट है। टैप सेट यूज़ होता है इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा भी था क्लास के अंदर। टैप सेट के ज़रिए से हम यूज़ कर सकते हैं टैप सेट को इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं टैब्स की। ठीक है, उनको आप जो है ना वो बारी बारी यूज़ करते हो और इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोसेस कर सकते हो। और यही टैब जो है ना वो इंटरनल थ्रेडिंग का जो टूल है, ये हमारा लेथ मशीन के ऊपर टेल स्टॉक पे भी लग जाता है और वो इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्विस्ट ड्रिल होती है, और टेपर शैंक ड्रिल होती है, स्मूथ फाइल होती है। ये सारी वो टूल्स हैं जो आप मेटल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। ये वाली इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आप कह लें कि टर्मिनोलॉजी है, जिसको यूज़ करते हुए आपने लेथ मशीन के ऊपर काम करना होता है। कटिंग स्पीड क्या होती है? सबसे पहले इसका फार्मूला देखें। ये फार्मूला है इसका, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000। यानी कि कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और एन इज़ स्पिंडल स्पीड, और ये आरपीएम के अंदर होती है, डिवाइडेड बाई 1000। सही है, ये इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो आप इस तरीके से ये इस फार्मूले को यूज़ करके चीज़ें निकाल सकते हैं। सही है, इसमें आपको गिवन क्या होता है, किसी भी वर्क पीस के लिए आपको ये टेबल सबसे पहले गिवन होता है। टेबल के अंदर अगर आप देखें तो इसमें कटिंग स्पीड फॉर वेरियस मटेरियल यूजिंग प्लेन हाई स्पीड स्टील कटर, ये आपको जो है वो कटर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल गिवन होते हैं। यानी कि हर कटर के लिहाज से टेबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यानी कटिंग स्पीड की वैल्यू, अगर आपके पास बहुत हाई स्ट्रेंथ का वर्क पीस है तो आपके पास ये लिवरेज अवेलेबल है कि आप कटिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा रख के आप मटेरियल को जल्दी से जल्दी रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास वर्क जो आपका कटिंग टूल है वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, उसकी हार्डनेस इतनी अच्छी नहीं है, उसकी अब्रेसिव को अब्रेशन को रेजिस्ट करने की उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं है, और वो खुद डिफॉर्म हो सकता है और वो हीट को इतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपने फिर कटिंग स्पीड को कम से कम रख के अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेन हाई स्पीड स्टील कटर, ये टेबल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास ये वाले कटर अवेलेबल हैं, तो इसी के ज़रिए से हम इसी टेबल को यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशन करके लेथ के ऊपर वर्क पीसेस बनाते हैं। तो स्टील अगर आप यूज़ कर रहे हैं और रफ़ कट है, तो आपने जो है ना मीटर पर मिनट के अंदर इसकी कटिंग स्पीड ये रखनी है, और सरफेस फीट पर मिनट दोनों के अंदर वैल्यू दी है, ये मीट्रिक सिस्टम के अंदर और ये इंपीरियल के अंदर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको चीज़ की ज़रूरत हो वो आप रख सकते हैं। ये रेंज दी होती है 18 to 50 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, ये आप इसमें आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। माइल्ड स्टील के लिए ये रेंज है, और अगर आप देखें तो ये टफ़ स्टील के बारे में बताया हुआ है। टफ़ स्टील अगर यूज़ करना तो इस तरीके से माइल्ड स्टील ये है। माइल्ड स्टील अगर आपने कूलेंट भी यूज़ कर रहे हैं साथ, तो फिर आपने ये वाली स्पीड रखनी है। और कास्ट आयरन है, इसी तरीके से सारे के सारे, ये वुड के लिए भी लिखा हुआ है, एक्रेलिक के लिए भी लिखा हुआ है। यानी कि ये वो चीज़ें हैं कि इनकी स्ट्रेंथ और इनकी हार्डनेस जैसे चेंज होती है वैसे वैसे ये वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो आपने इस के अंदर से कटिंग स्पीड लेनी है। फॉर एग्जाम्पल माइल्ड स्टील के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, कटिंग स्पीड की जगह पे रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.1416, डी की वैल्यू डायमीटर अगर आपको गिवन है वो रखें, और एन की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़ती है तो आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ से जो आपके पास रेवोल्यूशन पर मिनट में आएगी, वो वैल्यू आपने सेट करनी होती है लेथ मशीन के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट को फॉलो करते हुए, और लीवर्स को यूज़ करके आप वहाँ पे स्पीड सेट करते हैं आरपीएम। वो आरपीएम स्पीड के ऊपर फिर आपने सारे का सारा प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी डिटेल आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें हर क्वांटिटी की वैल्यू किस तरीके से आपने सेट करनी है, फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इन्हीं के मुतालिक आपसे जो है ना वो क्विज़ेस होंगे और असाइनमेंट भी इससे रिलेटेड ही होंगे। दो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिनिश कट और रफ कट। फिनिश कट क्या होता है? फिनिश कट के अंदर आपने सबसे पहले रफ कट होता है, यानी कि आप वर्क पीस, फॉर एग्जांपल आपके पास डायमीटर है 20 मिलीमीटर, सही है,
और आपको कहा गया है कि आपने इसमें से एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जिसका डायमीटर होगा 8 mm, ठीक है, 20 से 8 mm के ऊपर आपने आना है। तो आप शुरू में ही बिल्कुल उसको हर सरफेस को स्मूथ बनाने की कोशिश नहीं करोगे, आप ये करोगे कि शुरू में हम मटेरियल ज़्यादा रिमूव कर लें, और जब ये 12 mm के करीब या 10 mm के करीब रह जाएगा फिर हम बिल्कुल स्मूथली मटेरियल को रिमूव करके 8 mm के ऊपर लेकर आएंगे, ताकि हमारा आखिरी जो कट है उसके ऊपर मैक्सिमम टाइम लग के सरफेस हमें स्मूथ मिले। पहले वाली सरफेसेस तो वैसे ही रिमूव हो जानी होती हैं, इसलिए उनको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्टली जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो आप कट लगाते हो उसे हम कहते हैं रफ कट, सही है। तो इसके अंदर आपने स्पीड को कम रख के ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना होता है। इसी तरीके से फिनिश कट के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड और मटेरियल कम से कम रिमूव करना होता है। तो ये डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर लिखा हुआ है, मशीन के ऊपर किस तरीके से चीज़ों को माउंट करते हैं, क्या क्या इसमें आपने चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये सारे प्रोसेस को देखा जा सकता है। ये प्रिकॉशंस होती हैं ड्यूरिंग वर्किंग, ये आपने पढ़ लेनी है। ये वो ड्राइंग है जो आपके लिए स्पेसिफिकली तैयार की हुई थी अगर आप काम यहाँ पे कर रहे होते मशीन में, मशीन शॉप में, तो ये इस ड्राइंग को आपने फॉलो करना था, और ये यही वर्क पीस आपने आप में से हर ग्रुप ने बनाना था, और हर लड़के ने खुद इसके ऊपर काम करना था। तो ये बात अब अपने जो है ना वो इसको वर्चुअली देख लेते हैं किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये खैर आप ज़हन में रखें। तो अगर आगे आएँ तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर है। ये क्वेश्चन एंड आंसर आपकी ये असाइनमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपने जो है ना ये वाले क्वेश्चंस को आंसर करके आपने मुझे सबमिट करवाना है। जब ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने ये मुझे सबमिट करवाना होगा। ये आपकी असाइनमेंट है, और इसे आपने असाइनमेंट 2 कह देना, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से लेक्चर नंबर 2 ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।